नमस्कार साथियों, मैं सचिन सर आपका अपने YouTube चैनल द प्रैक्टिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है मैथ की, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या निकालने के लिए एक नियम हमारा ये होता है कि जो भी संख्या होती है उसके पास का हम वर्गमूल देखते हैं और वर्गमूल से नीचे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं हम उनको चेक करते हैं। तो जो हमारी संख्या है ये कहा गया है कि कौन सी संख्या हमारी अभाज्य नहीं है। तो पहले ऑप्शन हमारा दे रखा है 1001। 1001 की बात की जाए तो ये हमारा 32 के वर्गमूल के पास है, यानी 32 के वर्गमूल के पास संख्या ये है। और इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है हम उनको चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, 1 का तो सभी में भाग जाता है। इसके बाद आप 3, 5, 7, 11 और 13 इनको पहले चेक करें। अगर देखा जाए 3 के लिए आपका योगफल कितना होना चाहिए, सभी अंकों का योग हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 के लिए इकाई अंक आपका या तो 0 हो या फिर हमारा 5 हो। 7 के लिए हम भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 या 21, यानी ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। जब भी आपको संख्या चेक करनी हो कि हमारी संख्या अभाज्य है या नहीं, तो अभाज्य संख्या चेक करने के लिए उस संख्या के निकटतम वर्गमूल ले लें और निकटतम वर्गमूल के बाद जो भी आपकी उससे छोटी अभाज्य संख्या हैं उससे उनको चेक करें। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हल करना है कोष्टक यहां से यहां तक। इसके बाद देखेंगे हम भाग करेंगे। देखो, बोर्ड मास का जो नियम होता है उसके अनुसार इसको हल किया जाएगा। पहला ब्रैकेट, दूसरा ऑफ ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ, इसके बाद डिवाइड, इसके बाद मल्टीपल, इसके बाद ऐड और इसके बाद सब्सक्राइब। आइए सबसे पहले हम इस कोष्टक हल करेंगे। तो दे रखा हमारा 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ क्या बचेगा हमारा, 24 से 2 गया 22, ये हमारा 22 हुआ। क्लियर। अब इसके बाद आगे हल करेंगे 90 डिवाइड बाई 6। तो डिवाइड बाई अगर 6 करेंगे तो 90 में 6 का भाग देंगे इंटू हमारा कितना बचा है 22 डिवाइड बाई 3 करिए। 6 से 3 से काटिए, 6 से काटो, 6 एकम 6, 3 बचा, 6 पंजे 30, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 22 में 5 का गुणा करेंगे, 22 पंजे कितना होता है 110। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 110। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो आपको बोर्ड मास के अनुसार ही हल करना पड़ेगा। बोर्ड मास में ब्रैकेट का भी एक नियम है कि सबसे पहले हम बड़ा कोष्टक हल करेंगे, इसके बाद मझला कोष्टक हल करेंगे, इसके बाद हमारा छोटा कोष्टक, इसके बाद इसके अंदर होता है रेखा कोष्टक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। अब समझिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा ये है कि हमें ये पता है कि दशमलव लास्ट के 2 अंकों में है। जब लास्ट के 2 अंकों में दशमलव है तो जायज़ सी बात है कि अंतिम 2 अंक बाद ही गुणा करने के बाद अंतिम 2 अंक बाद हमारा क्या आएगा, दशमलव आएगा। तो देखा जाए यहाँ पर दिया गया अंतिम 2 अंक बाद, यहाँ भी दिया गया है और यहाँ दिया गया एक, यानी 0 बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ भी हम 0 बढ़ा सकते हैं, 2 अंक तक चेक किया जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो इनका इकाई अंक जो बनेगा 5 दूना 10, यानी पीछे होना चाहिए 0।
अगर आपका पीछे 0 हो, इसके बाद आपका एक अंक हो, इसके बाद हमारा क्या आएगा दशमलव। ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में। अगर देखा जाए तो 0 के बाद हमारा दशमलव का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। देखिए 15 का अगर 1 में गुणा करेंगे 15 एकम 15, यानी केवल 2 ही डिजिट का हमारा अंक होना चाहिए। यहाँ देखा जाए ये कितने का है, 3 का, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, यहाँ पर हमारा 2 अंक बाद दशमलव तो हो, लेकिन यहाँ 5 दूना 10 यानी इकाई अंक हमारा शून्य यहाँ पर नहीं है, और 2 अंक बाद अगर दशमलव दिया है तो फिर यहाँ शून्य होता तो हम मान सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में 2 अंक बाद दशमलव है, बिल्कुल हो जाएगा अगर यहाँ शून्य हो जाएगा तो। अब 2 अंक बाद दशमलव, पीछे 5 दूना 10 यानी शून्य होना चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारा तय करता है कि इसका आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 2 अंक बाद जो दशमलव आया है 5 दूना 10 यानी यहाँ पे 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 6। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर 2 को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है आपका 52, 78 और 156 का मासा क्या होगा। देखो मासा निकालने की आपकी बहुत सी विधियां हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए 52, 78 और 156। सबसे पहले मासा निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि तीनों जो संख्याएं आपकी दे रखी हैं वो किससे कटेंगी। अगर तीनों की बात की जाए 2 से विभाजित होंगी, ये हो जाएगा हमारा 26, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इसके बाद ये कटेगी हमारी 13 से, तीनों संख्याएं 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 छक 78। अब बाकी जो 3 अंक हमारे बचे ये तीनों अलग अलग संख्याओं से कटेंगे, सेम संख्या से नहीं कटेंगे। तो मासा हमारा वहीं तक होता है जहां तक सभी संख्याएं हमारी विभाजित होती हैं किसी एक संख्या से। तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26। जो मासा बनेगा हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 26। अगर आपको ऑप्शन से निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि 52, 78 और 156, इनमें देखा जाए मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जाए सबसे पहले हम देखेंगे 39। तो 39 का भाग हमारा 52 में नहीं जाएगा। इसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे सी, 26 दूना 52, 26 तिया, ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि लासा क्या होगा, 52, 78 और 156 का लासा। देखिए लासा के लिए आपको ये देखना, जो बड़ी संख्या दे रखी है, लासा हमेशा बड़ी संख्या के या तो बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है। तो 156 से छोटी कोई भी संख्या हमारी नहीं दे रखी है। अगर देखा जाए तो 156 में हमारा 78 दूना 156 होता है, 52 से भाग दिया जाए 156 में तो 52 तिया हमारा 156 होता है। यानी जो संख्या हमारी होती है सबसे बड़ी, सबसे पहले उसमें हम भाग दे के देखते हैं। अगर सभी संख्याओं का भाग जा रहा है तो फिर हमारा यही क्या हो जाएगा, लासा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। कहा गया है श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात दिया गया है। बचत और व्यय कितना दिया गया है, 3:8, जिस पर महीने में परिवार की आय कितनी है 27,500, तो उस महीने की बचत कितनी है। आपको क्वेश्चन में दे रखी है आय और बचत और व्यय का अनुपात। तो बचत प्लस व्यय बराबर हमारा बनता है बचत प्लस व्यय, ये दोनों मिलाकर हमारा बनता है आय। तो बचत की बात की जाए हमारी 3 दे रखी है और आय की बात की जाए ये 8 दे रखी है। दोनों का योग कितना होगा 11, और जो टोटल हमारा आय दे रखा वो कितना दिया 27,500। 11 से काटें, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, डबल 0, यानी 1 बराबर हमारा आया 2,500। हमसे पूछा गया है कि उस महीने की बचत कितनी है। बचत की बात की जाए, बचत दे रखा हमारा रेशियो में 3 यूनिट, 3 से गुणा करेंगे, 25 या 75, डबल 0, यानी 7,500। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का जो अंतर है वो 108 रुपये है। तो यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है।
क्वेश्चन का कहना यह है कि एक वस्तु को 13% हानि पर बेचा या 11% लाभ पर बेचा, दोनों का जो अंतर आया है वो 108 रुपये आया है। अब ये चाहते हैं कि हमें चाहिए 12% लाभ। अब इसका जो विक्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा? तो क्रय मूल्य की बात की जाए, अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 मान के चलते हैं, अगर हानि पर बेचेंगे 13% तो हमारा बनेगा 87, अगर लाभ पर बेचेंगे 11% तो बनेगा 111%। दोनों के बीच के अंतर की बात की जाए तो कितना बनेगा? 24। या हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं, जब भी किसी वस्तु का लाभ और हानि दोनों दे रखे हैं तो दोनों परसेंट जोड़ लें, दोनों का अंतर आ जाएगा। 24% बराबर हमारा कितना दिया गया? 108। हमें चाहिए है 12% लाभ, तो 12% लाभ का मतलब क्रय मूल्य अगर 100 है तो 12% विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 112%। तो 24% बराबर 108, 112% बराबर निकाल लो। 108 गुणा 112/24, 6 से काटो, 6 चौकू 24, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 4 से काट लो, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, गुणा करो 18, 144, 4, 18 दूना 36, 504। ऑप्शन हमारा बनेगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या होगी? तो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर 45% दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि 45% बराबर हमारा बनेगा 135। चाहिए हमें कंप्लीट संख्या तो 100% निकाल लेंगे। 135 गुणा 100/45, 45 दिया, 135 गुणा करेंगे कितना बनेगा? 300।